बहुत प्यारे और इंटेलिजेंट बच्चों, आज हम 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकेंड लेक्चर जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। और फर्स्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, चार्ज कितने टाइप का होता है, कौन कौन सा फोर्स कैसे लगता है, किसने चार्ज को इन्वेंट किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज को 2 टाइप का बताया। ये सब हम जो है फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के सेकेंड लेक्चर में जो पढ़ने वाले वो है चार्जिंग मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये दोनों टॉपिक जो है इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम जो है यहाँ पर पढ़ेंगे चार्जिंग मेथड्स। क्या पढ़ेंगे? चार्जिंग मेथड्स। देखिए, चार्जिंग मेथड्स की अगर हम बात करें तो चार्जिंग के बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट जो होता है वो होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये इसको एक और नाम दिया हुआ है चार्जिंग बाय रबिंग। फर्स्ट जो मेथड है चार्जिंग का वो क्या है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन ऑब्लिक रबिंग। और सेकंड जो मेथड है चार्जिंग का वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन, या फिर उसे बोल सकते हैं चार्जिंग बाय कांटेक्ट। और थर्ड जो मेथड है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो बेसिकली चार्जिंग के जो है 3 मेथड्स होते हैं, उनमें फर्स्ट हमारा होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है। समझने की कोशिश करते हैं कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है। देखिए, अगर हम कोई भी 2 बॉडीज लेते हैं और दोनों इनिशियली न्यूट्रल होती हैं और हम दोनों बॉडीज को रिलेटिवली रब करते हैं, तो रिलेटिवली रब करने की वजह से फ्रिक्शन होता है। हम पहले से 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि कोई भी बॉडीज अगर रिलेटिवली रब की जाए या रिलेटिव मोशन में हो तो उनके बीच में एक फोर्स, अपोजिंग फोर्स एक्ट होता है, जिसे हम फ्रिक्शन बोलते हैं। और उस फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर हीट डेवलप होती है और हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कौन सी बॉडी में से कौन सी में होते हैं? जो बॉडी के पास लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि जिसका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन, जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम होता है, उस बॉडी के इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है बिकम्स नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। और इस प्रोसेस से 2 न्यूट्रल बॉडी स्टार्टिंग में हमारे पास होती है। जो फर्स्ट बॉडी होती है वो तो हो जाती है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं वो हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज, और जो सेकंड बॉडी है जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर जाती है वो हो जाती है नेगेटिवली चार्ज। यानी कि जो डोनेट करेगी उसमें से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा जाएगा। भाई स्टार्टिंग में तो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं नंबर उनके सेम होते हैं, तो जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बच जाएगा, एक प्रोटॉन का एक्स्ट्रा चार्ज होगा। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो वो देगी पॉजिटिवली चार्ज, और जो गेन करेगी उसमें जो है इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, और बढ़ने की वजह से वो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। तो ये जो प्रोसेस है चार्जिंग का, इसे हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या फिर रबिंग। तो बहुत सिंपल सी बात है, व्हेनेवर 2 neutral bodies are relatively rubbed on each other, whenever 2 neutral bodies are relatively rubbed on each other, then electron get transferred due to the friction, and due to that electron get transferred due to the friction, and due to which the body which electron donates becomes positively charged and the body which gains electron becomes negatively charged, and this process of charging is known as charging by friction oblique rubbing। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन ऑब्लिक रबिंग। अब देखो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो फ्रिक्शन की वजह से बनती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है उसे क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सिंपल सी बात है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर डेवलप हुई है किसकी वजह से डेवलप हुई है? फ्रिक्शन की वजह से डेवलप हुई है, इसलिए इसको क्या भी बोलते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, जिन बॉडीज के पास लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी और दूसरी बॉडी क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। तो बहुत सिंपल से एग्जांपल्स में आपको बता रहा हूँ जिनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे ग्लास रोड है, जनरली इस पर पॉजिटिव चार्ज ही आता है। कैट स्किन या फिर जो फर होता है उसमें हमेशा
जो है पॉजिटिव चार्ज देता है। वूलन क्लॉथ हो, वूलन कारपेट हो, वूलन स्वेटर हो, वट एवर दैट इज, अगर वो वूल का बना हुआ है तो जनरली अगर रबिंग करेंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और सिल्क है, प्लास्टिक है, रबर है, एम्बर है, इबोनाइट है, इन सब पर जनरली नेगेटिव चार्ज ही आता है। यहाँ पर सिल्क, प्लास्टिक और रबर तो हम जानते हैं, एम्बर एक ग्लू जैसा सब्सटेंस होता है और इबोनाइट एक हार्ड प्लास्टिक टाइप का मटेरियल होता है और इन सब पे नेगेटिव चार्ज होता है जनरली। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके पास लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो जैसे ही आप इनकी रबिंग करेंगे तो रबिंग से हीट मिलेगी और हीट मिलते इनका इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएगा और ये जनरली गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए ये हमेशा नेगेटिवली चार्ज ही होते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो हमारा चार्जिंग मेथड में फर्स्ट है वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन ऑब्लिक रबिंग। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रिलेटिवली रब किया जाता है और रबिंग से जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर डेवलप होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी फ्रिक्शन से आई है इसलिए इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी हम बोल सकते हैं। और जो बॉडी इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज होती है, जैसे ग्लास रॉड, कैट स्किन या फर भी इसे बोलते हैं। और वुलन, इन सब पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है जनरली और इन सब पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। यहाँ पर अगर हम एम्बर और इबोनाइट की बात करें तो ये हमारे लिए फेमिलियर नहीं है, ये हम पहली बार पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो एम्बर है ग्लू जो होता है गम उसके जैसा सब्सटेंस होता है और इबोनाइट एक हार्ड प्लास्टिक होती है, बहुत हार्ड मटीरियल होता है वो है। इन सब पे कहते हैं हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। अगर इसका एग्जांपल लें तो जब हम किसी ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को रिलेटिवली रब करते हैं, जब हम किसी ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को रिलेटिवली रब करते हैं तो रबिंग से फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से ग्लास रॉड में से इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी कि जो ग्लास रॉड है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है और सिल्क क्लॉथ इलेक्ट्रॉन गेन करती है। दैट मींस आफ्टर द रबिंग ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। यहाँ से बहुत सारे एग्जांपल हम बना सकते हैं, जैसे आप वुलन क्लॉथ को रबर से रब कीजिए या आप वुलन क्लॉथ को जो है एम्बर से रब कीजिए या इबोनाइट से रब कीजिए, तो वुलन क्लॉथ को आप इबोनाइट से जैसे ही रब करेंगे आप ये देखेंगे कि वुलन क्लॉथ तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और इबोनाइट आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। यहाँ पर स्टार्टिंग में जो है दोनों बॉडीज न्यूट्रल होती है और बाद में दोनों बॉडीज जो है वो अपोजिटली चार्ज होती है। एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी कोई सी भी और दूसरी बॉडी जो है नेगेटिवली चार्ज होगी। अब हम चार्जिंग का सेकंड मेथड पढ़ेंगे, दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन ऑब्लिक कांटेक्ट। ये भी बहुत सिंपल मेथड है। चार्जिंग बाय कंडक्शन या कांटेक्ट की अगर हम बात करें तो चार्जिंग का ये एक ऐसा मेथड है जिसमें एक बॉडी तो होती है न्यूट्रल और एक बॉडी होती है चार्ज, और जैसे ही किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाता है तो चार्ज बॉडी का चार्ज जो है वो न्यूट्रल बॉडी में थोड़ा बहुत ट्रांसफर हो जाता है और उसकी वजह से जो न्यूट्रल बॉडी होती है वो भी चार्ज हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर केवल कांटेक्ट में लाते ही न्यूट्रल बॉडी चार्ज हो रही है, यानी कि न्यूट्रल बॉडी को जैसे आप किसी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाओगे तो न्यूट्रल बॉडी भी चार्ज हो जाएगी, इसलिए इस प्रोसेस को चार्जिंग बाय कंडक्शन या कांटेक्ट बोलते हैं। सबसे सिंपलेस्ट चार्जिंग मेथड है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है कि जब भी किसी न्यूट्रल बॉडी को आप किसी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं तो जो न्यूट्रल बॉडी होती है वो भी जो है कांटेक्ट की वजह से चार्ज होती है और चार्जिंग के इस मेथड को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन या कांटेक्ट। ये हमारा सेकंड चार्जिंग का मेथड है। देखिए चार्जिंग मेथड्स में जो चार्जिंग बाय कंडक्शन है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं। उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट और समझना पड़ेगा कि अगर हम कोई भी दो आइडेंटिकल बॉडीज ले, आइडेंटिकल मतलब एक जैसी, सिमिलर भी बोल सकते हैं। अगर कोई भी दो सिमिलर या आइडेंटिकल बॉडीज ले तो जैसे मान लो हमने फर्स्ट बॉडी ली, यहाँ पर हम चार्जिंग बाय कंडक्शन बोल रहे हैं, फर्स्ट बॉडी है, इसको ए मैंने मार्क कर दिया और इसको मैंने मार्क कर दिया बी। अगर ये दोनों बॉडीज आइडेंटिकल हैं और इन दोनों को कांटेक्ट में लाया जा रहा है तो इस केस में होता क्या है कि चार्ज दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाता है। जैसे मान लीजिए इसके पास 10 कूलाम का चार्ज है और इसके पास 20 कूलाम का चार्ज है। अब पॉजिटिव है दोनों के पास, प्लस 10 कूलाम का चार्ज इसके पास है और प्लस 20 कूलाम का चार्ज इसके पास है। तो होगा क्या कि जैसे ही हम इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे और लाने के बाद हटा देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो क्या होगा कि इन दोनों का टोटल चार्ज कितना हो रहा है 30 कूलाम। तो अगर ये दोनों आइडेंटिकल है तो इसका चार्ज होगा 15 कूलाम और इसका भी चार्ज होगा 15 कूलाम। यानी कि अगर किन्हीं भी दो आइडेंटिकल बॉडीज को कांटेक्ट में लाया जाए तो उन दोनों में चार्ज जो है वो इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इससे रिलेटेड सीबीएसई में क्वेश्चन बन सकते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको डिस्कस करके यहाँ पे बताता हूँ। जैसे मान लीजिए
पहले एक बार और मैं आपको चार्जिंग बाय कंडक्शन एक्सप्लेन करता हूँ, कौन सा कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल में काम आता है ये मैं आपको देता हूँ। चार्जिंग बाय कंडक्शन चार्जिंग का मेथड है जिसमें कि एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाता है, और जैसे ही आप कांटेक्ट में लाओगे वैसे ही न्यूट्रल बॉडी भी आपकी चार्ज हो जाएगी। चार्जिंग के इस मेथड को आप चार्जिंग बाय कंडक्शन या कांटेक्ट बोल सकते हो। और यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है जो आपके बहुत काम आने वाला है कि अगर दो आइडेंटिकल बॉडीज को या दो सिमिलर बॉडीज को कांटेक्ट में लाया जाता है तो चार्ज इक्वल अमाउंट में दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा। इस यहाँ पर सीबीएसई में न्यूमेरिकल्स बनते हैं, न्यूमेरिकल आया हुआ भी है सीबीएसई में, उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करके आपको बताता हूँ। उस न्यूमेरिकल की थ्योरी तो मैं यहाँ नहीं लिखवा रहा हूँ, लेकिन आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, आपको आ जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास दो आइडेंटिकल बॉडीज होती है, फर्स्ट इज ए एंड सेकेंड इज बी, बोथ आर आइडेंटिकल बॉडीज। इसका चार्ज होता है Q और सेकंड बॉडी का चार्ज होता है Q। हमारे पास एक और बॉडी होती है दैट इज C एंड दैट इज आल्सो आइडेंटिकल, मतलब तीनों बॉडीज एक जैसी है, सिमिलर है, आइडेंटिकल है, और C बॉडीज पर कोई चार्ज नहीं होता है। हमें क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि पहले तो C बॉडी को आप कांटेक्ट में लेके आओ बॉडी A के साथ और फिर रिमूव कर दो, और उसके बाद C बॉडी को कांटेक्ट में लेके जाओ आप B बॉडीज के पास और तीनों को अलग अलग रिमूव कर दो, तो तीनों पर जो नया चार्ज बनेगा वो आप बताओ। क्वेश्चन समझना, देखिए तीन बॉडीज है आपके पास A, B एंड C। तीनों बॉडीज जो है वो आइडेंटिकल है। बॉडी A का चार्ज है स्मॉल q, बॉडी B का चार्ज भी है स्मॉल q, और बॉडी C जो है वो न्यूट्रल है। और पहले बॉडी C को बॉडी A के कांटेक्ट में लाया जाता है और रिमूव कर दिया जाता है, देन उसके बाद बॉडी C को वापस से B के कांटेक्ट में लाया जाता है और अलग कर दिया जाता है। तो आपको A, B और C पर जो नए चार्ज डेवलप होते हैं वो यहाँ पर बताने हैं। ये आपका क्वेश्चन है, तो कैसे सोल्व करेंगे? देखिए सबसे पहले हम बॉडी A पर चार्ज है Q और बॉडी C पर चार्ज है 0, दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं। जैसे हम दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो बॉडी A पर चार्ज जो है इक्वल अमाउंट में डिवाइड होगा तो हाफ हो जाएगा Q/2, और बॉडी C पर भी चार्ज कितना होगा Q/2। अब उसने क्या कहा कि C बॉडी को किसके कांटेक्ट में लेके आओ? B बॉडी के कांटेक्ट में लेके आओ। तो C पर जो नया चार्ज आया है वो कितना है Q/2, और B पर जो चार्ज है वो कितना है Q। तो दोनों को आप कांटेक्ट में लाएंगे तो टोटल चार्ज कितना होगा? 3Q/2। Q प्लस Q/2 कितना होगा? 3Q/2। अब आप दोनों को अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? आधा आधा हो जाएगा चार्ज। तो अब C पर जो चार्ज बचेगा वो क्या होगा? 3Q/4, और B पर भी जो चार्ज होगा वो क्या होगा? 3Q/4। बहुत ही सिंपल है, तो मैं आपको वैसे भी समझा सकता हूँ इसको, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसान सा है ये। यहाँ पर अगर हम डिस्कशन करें तो बहुत ही सिंपल सी डिस्कशन है। यहाँ पर हमारे पास तीन बॉडीज है, बॉडी A जिसके पास चार्ज है Q, बॉडी B जिसके पास भी चार्ज है Q, और जो हमारी बॉडी C है उसके पास कोई चार्ज नहीं है, और तीनों सिमिलर ऑब्जेक्ट है। पहले A को आप C के कांटेक्ट में ला रहे हो, इसका चार्ज है Q और इसका चार्ज है 0, तो दोनों में आधा आधा चार्ज डिवाइड होगा, तो A का चार्ज हो जाएगा Q/2 और C का चार्ज हो जाएगा Q/2। अगेन द बॉडी C इज टेकन इन कांटेक्ट विद B, एक बार और C को B के कांटेक्ट में ले जा रहा है, तो B का जो चार्ज है वो Q है और C का जो चार्ज है वो है Q/2, तो टोटल चार्ज होगा 3Q/2, और दोनों में आधा आधा डिवाइड होगा तो इसका चार्ज आएगा 3Q/4 और C का चार्ज हो जाएगा 3Q/4। तो अब फर्स्ट बॉडी पर चार्ज कितना बचा बताइए जरा? Q/2। B पर कितना चार्ज बचा बताइए? 3Q/4, और C पर चार्ज कितना बचा? 3Q/4। आप अपने आप से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हम चार्जिंग मेथड्स डिस्कस कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट जो है हम चार्जिंग बाय रबिंग या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पढ़ चुके हैं। इसमें दो न्यूट्रल बॉडीज को जब हम रिलेटिवली रब करते हैं तो एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है, दूसरी नेगेटिवली चार्ज होती है, तो यहाँ रबिंग होती है और फ्रिक्शन लगता है। और चार्जिंग बाय कंडक्शन में हम एक न्यूट्रल बॉडी को दूसरी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं, जिससे क्या होती है? न्यूट्रल बॉडी जो है वो चार्ज होती है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय कंडक्शन। और आइडेंटिकल या सिमिलर बॉडीज के केस में क्या होता है? चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए इस मेथड को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन या कांटेक्ट। अब हम जो है जो चार्जिंग का मेथड है, थर्ड मेथड, वो डिस्कस करेंगे, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या है वो? चार्जिंग बाय इंडक्शन। थर्ड जो मेथड है चार्जिंग का वो है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन की अगर हम बात करें तो ये चार्जिंग का थर्ड मेथड है, और इसमें न तो किन्हीं दो बॉडीज को रिलेटिवली रब किया जाता है, न ही किसी बॉडी को, चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाता है, तो भी बॉडी चार्ज हो जाती है। और इस मेथड को, जिसमें कि न तो बॉडी को आप किसी के कांटेक्ट में ला रहे हो, न ही किसी से रब कर रहे हो, फिर भी अगर बॉडी चार्ज हो रही है, तो चार्जिंग के इस मेथड को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। दैट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग ऑन विच
a neutral body becomes charged without taking it contact with other charged body। मतलब चार्जिंग का एक ऐसा मेथड जिसमें हम न्यूट्रल बॉडी को बिना किसी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाए ही उसको चार्ज कर दें, तो उस मेथड को चार्जिंग के उस मेथड को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब देखिए मैंने बता दिया कि बिना कांटेक्ट के ही अगर हम किसी बॉडी को चार्ज कर दें, न्यूट्रल बॉडी को, तो चार्जिंग के इस मेथड को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब ये होगा कैसे, तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल फर्स्ट मैं आपको समझाता हूँ। ये एक न्यूट्रल बॉडी है और इस न्यूट्रल बॉडी को मैंने रख दिया है इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर। दैट इज अ बॉडी कंडीशन ए, इसको हम मार्क कर देते हैं। ये जो है ये है इंसुलेटिंग स्टैंड, ये एक बॉडी है इसके ऊपर। अब बी कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, बी कंडीशन में हम इस न्यूट्रल बॉडी के पास में एक पॉजिटिवली चार्ज रोड लेकर आ रहे हैं। कंडीशन बी में हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम इस जो है न्यूट्रल बॉडी के पास एक पॉजिटिवली चार्ज रोड लेकर आ रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है। अब आपको पता है, देखिए कांटेक्ट में नहीं लेना है। अगर आप इसको इसके कांटेक्ट में लाओगे तो वो चार्जिंग बाय कांटेक्ट या चार्जिंग बाय कंडक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। तो हमें कांटेक्ट में नहीं लाना है, इसके पास में लाना है। तो पास में लाने से क्या होगा, अब इसके अंदर नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये न्यूट्रल क्यों, क्योंकि सेम अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर जब आप इसको पास लाओगे, कांटेक्ट में नहीं लाओगे और पास लाओगे, तो नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये इसलिए होगा क्योंकि इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है वो यहाँ वाले अट्रैक्शन से कम होगा, इसलिए पूरा का पोलराइज हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज उधर शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज उधर शिफ्ट हो जाएगा। अब हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इस पॉजिटिवली चार्ज रोड को यहीं रहने देंगे और इधर वाले पार्ट को कर देंगे ग्राउंड। इसको जैसे ग्राउंड करेंगे तो नेगेटिव चार्ज तो इधर रहेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था तो इधर से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, बैलेंस, क्योंकि प्रोटॉन तो मूव करता नहीं है। इधर से कौन जाएंगे, ग्राउंड में से, अर्थ में से कौन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, और इसके अंदर अब क्या बच जाएगा, केवल नेगेटिव चार्ज। इसे हम बोलेंगे सी स्टेप। अब डी स्टेप में क्या होगा कि हम इसके अर्थिंग को भी हटा देंगे और इस पॉजिटिवली चार्ज रोड को भी हटा देंगे। तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज बचा है, तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास पहले जो बॉडी थी वो न्यूट्रल थी, हम उसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज रोड लेके गए तो पोलराइजेशन हो गया, एक साइड में नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गया, एक साइड में पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया। फिर थर्ड कंडीशन में हमने क्या किया कि जो पॉजिटिव वाली साइड थी उसको हमने ग्राउंड कर दिया, तो वहाँ पे चार्ज कैंसिल आउट हो गया, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिवली चार्ज जो बचा है वो इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये जो बॉडी है, अब इस बॉडी को हम क्या बोल सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। तो भाई देखिए आप, यहाँ पर ये बॉडी क्या थी, न्यूट्रल, और अब ये क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। यहाँ पर हमने इसको किसी से रब नहीं किया, नहीं हम इसको किसी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में ले गए, हमने अर्थिंग जरूर किया किसी वायर से, लेकिन चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में ले गए। तो ये जो मेथड है जिसमें न्यूट्रल बॉडी को बिना किसी चार्ज बॉडी के हम चार्ज कर रहे हैं, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। बोलो क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें न्यूट्रल बॉडी को चार्ज किया जा रहा है बिना किसी रबिंग के, बिना कांटेक्ट के, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिए अगर हम चाहें तो यहाँ पर एग्जाम्पल सेकंड अगर हम समझना चाहें तो बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल सेकंड में कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, इसी से समझा दूंगा मैं आपको। न्यूट्रल बॉडी आपको लेनी है, यहाँ पर क्या करना है, आपको नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आनी है। जैसे आप यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आओगे तो वहां पर इधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अब जैसे इधर नेगेटिव चार्ज आएगा तो आपको सेम यही कंडीशन लेनी है। अब इधर वाले पार्ट को आप ग्राउंड करेंगे तो नेगेटिव चार्ज पूरा का पूरा ग्राउंड में चल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो मूव कर सकते हैं तो ग्राउंड में चले जाएंगे, अर्थ हो जाएंगे, और इस पे क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा। यानी कि यहाँ पर जिस साइन की रोड आप लेके जाओगे उसका अपोजिट साइन से चार्ज जो है, अपोजिट साइन से जो है आपकी बॉडी चार्ज होगी इंडक्शन के बाद। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप पॉजिटिवली चार्ज रोड यहाँ पर लेके रहे हो तो आपको जो बॉडी मिलेगी चार्ज बॉडी वो नेगेटिवली चार्ज मिलेगी, और अगर यहाँ नेगेटिवली चार्ज रोड आप लेके आओगे तो यहाँ पर आपको जो बॉडी मिलेगी वो होगी पॉजिटिवली चार्ज। दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या बोलते हैं इसे, चार्जिंग। तो बहुत सिंपल सी बात है, आज हमने इस सेकेंड लेक्चर में चार्जिंग मेथड्स को
जो है डिस्कस किया है। फर्स्ट हमारा जो चार्जिंग मेथड था वो था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और सेकंड जो हमारा चार्जिंग मेथड था दैट इज चार्जिंग बाय कांटेक्ट, और थर्ड हमारा जो मैसेज है जो मेथड है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। फर्स्ट मेथड में हमने दो न्यूट्रल बॉडीज को रिलेटिवली रब किया था, और रबिंग से एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज और दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई थी। सेकंड मेथड में हम एक चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी को कांटेक्ट में लेकर आए थे, और उसकी वजह से जो न्यूट्रल बॉडी है वो चार्ज बॉडी हो बन गई थी यहाँ पर, और इस प्रोसेस को हमने चार्जिंग बाय कंडक्शन बोल देता है। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल के लिए मैंने बताया था कि अगर किन्हीं भी दो आइडेंटिकल बॉडीज को आप कांटेक्ट में लेकर आएंगे तो होगा क्या कि उन दोनों में चार्ज जो है वो इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब चार्ज आधा हो जाएगा, टोटल चार्ज का हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। और थर्ड जो मेथड मैंने आपको बताया वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन जो है वो भी बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें किसी न्यूट्रल बॉडी को बिना किसी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाए बिना रब करे ही चार्ज कर दिया जाता है, इसे हम बोलते हैं। इसका एग्जांपल भी मैंने बताया है आपको, दो एग्जांपल तो यहीं से बन जाते हैं बहुत आसान से, इसके चार्जिंग बाय इंडक्शन एग्जांपल है। और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, दो बॉडीज को साथ में लेके भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, मुझे लगता है ये इनफ है, इतना कुछ पूछा नहीं जाता है। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिकली चार्ज की तीन प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट क्या होती है? एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकंड क्या होती है बेटा? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और थर्ड जो होती है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले हम एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्कस करेंगे। ये सबसे सिंपल हमारी प्रॉपर्टी है और बहुत ही आसान है। एडिटिविटी मतलब एडिशन, सम उसी से रिलेट करती है। अगर हमें किसी भी बॉडी का नेट चार्ज या टोटल चार्ज निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक बॉडी है या सिस्टम है, इसके अंदर यहाँ पर +5 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर +10 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पर +5 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पर -10 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। तो इसका नेट चार्ज मतलब ये जो बॉडी है, ये जो सिस्टम है, इसके अंदर ये चार सिस्टम से मिलकर बना है। फर्स्ट जो चार्ज सिस्टम है उसका चार्ज है 5 कूलम, इसका 5 कूलम, इसका 10 कूलम, ऐसे ऐसे करके। अब इसका नेट चार्ज अगर आपको निकालना है क्यू नेट, तो आप कैसे निकालोगे? आप क्या करोगे? पहले +10 कूलम लिखोगे, फिर आप क्या लिखोगे? +5 कूलम लिखोगे, फिर आप क्या करोगे? 5 कूलम -10 कूलम, ऐसे करके इसका आंसर कितना देगा? 10 कूलम। हमने क्या किया कि इसके अंदर में जितने भी चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट थे उन सब पार्टिकल्स का एल्जेब्रिक सम कर दिया, विद साइन सम कर दिया, तो उससे हमें क्या मिल गया? नेट चार्ज मिल गया। और अगर ये बात हमें समझ में आ जाती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दैट मीन्स एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दैट द नेट चार्ज ऑफ अ बॉडी और अ सिस्टम इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेज प्रेजेंट इनसाइड दैट बॉडी। मतलब किसी बॉडी के अंदर जितने भी चार्ज प्रेजेंट है, अगर उन सब का हम एल्जेब्रिक सम करते हैं तो हमें नेट चार्ज मिल जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके नेम से ही हमें पता लग रहा है कि किसी भी बॉडी या सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है उसको निकालने के लिए उसके अंदर जितने भी चार्ज प्रेजेंट होते हैं उन सब का क्या कर दो? एल्जेब्रिक सम। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आप चाहें तो यहाँ पर एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में नेट चार्ज के लिए फॉर्मूला भी आप मेंशन कर सकते हैं, क्यू नेट इज इक्वल टू Q1 + Q2 + Q3 डैश डैश डैश। मतलब जितने भी चार्ज प्रेजेंट होंगे उन सबका अगर आप एल्जेब्रिक सम कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एडिटिविटी जो है वो उस सिस्टम का आपको नेट चार्ज मिल जाएगा। और इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हैं? एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज में से सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है तो वो है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। याद रहे NCERT का जो क्वेश्चन 4 है वो भी इसी पर बेस्ड है। उसको भी मैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ाते पढ़ाते आपको समझा दूंगा वो क्या क्वेश्चन है, डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को समझेंगे। अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को इतना प्रॉपर्टी भी काम नहीं आ रही है। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा मीनिंग ऑफ वर्ड क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखिए क्वांटाइजेशन जो वर्ड है इट रिलेट्स टू डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। किससे रिलेट करता है? डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन से। क्वांटाइजेशन वर्ड जो है वो किससे रिलेट करता है? डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसफर से। कोई भी बॉडी अगर डिसकंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो वहां पर क्वांटाइजेशन हो सकता है। अगर वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है या कंटिन्यूअसली ट्रांसफर हो रही है तो वहां क्वांटाइजेशन नहीं होगा। जो क्वांटाइजेशन वर्ड है वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है आपका डिसकंटिन्यूअस
डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसफर से। तो वो सिंपल सी बात है। अब हम डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन या डिसकंटिन्यूस फ्लो को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप एक बकेट लेते हैं और बकेट को आप एक टैप यानी कि नल के नीचे रख देते हैं और टैप को ऑन कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें कंटिन्यूसली वाटर आता है और वो बकेट पूरी की पूरी फिल हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वाटर का जो फ्लो था वो रेगुलर था और इस रेगुलर फ्लो ऑफ वाटर को हम बोलते हैं कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर। अब डिसकंटिन्यूस फ्लो क्या होता है कि उसी बकेट को हमने रखा, वही जो है टैप यानी कि नल हमने रखा, लेकिन इस बार उसको कंप्लीटली हमने क्लोज कर दिया और थोड़ा सा खोला, तो थोड़ा सा जब हमने उसको ओपन किया तो हम देखा कि वाटर इस बार ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा है, मतलब पैकेट्स की फॉर्म में आ रहा है। पहले एक ड्रॉप आई, फिर दूसरी ड्रॉप, मतलब पैकेट्स की। तो ये पैकेट्स की फॉर्म में डिसकंटिन्यूअसली जो वाटर फ्लो रहा है इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर। सेम टू सेम जो चार्ज का फ्लो होता है वो भी होता है डिसकंटिन्यूअस, और इस डिसकंटिन्यूअस फ्लो को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट होता है या ट्रांसफर होता है तो कौन से मैनर में होता है, डिसकंटिन्यूअस मैनर में, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले अभी मैंने आपको क्वांटाइजेशन का मीनिंग समझाया, और क्वांटाइजेशन किससे रिलेट करता है, डिसकंटिन्यूटी से, यानी कि चार्ज भी आपका कैसे फ्लो या ट्रांसफर होता होगा, डिसकंटिन्यूअसली। खैर, इसको पूरा समझने की कोशिश करते हैं। इसको पूरा समझने के लिए मैंने क्या किया, एक बॉडी ली ए और एक बॉडी ली बी। मान लीजिए यहाँ पर हमने दोनों बॉडीज में रबिंग करी, तो रबिंग करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या तीन होंगे, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, एन इलेक्ट्रॉन। अब अगर बॉडी इस बॉडी ए में से बी में एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो इसका चार्ज क्या होगा भाई, इसका चार्ज पॉजिटिव होगा, तो इसका चार्ज तो कितना होगा, प्लस एन, और इसका चार्ज कितना होगा, माइनस एन। मान लो दो इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ क्या लिखा, 2, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन तो कितना, 3, ऐसे ही एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है तो इसका चार्ज कितना होगा, प्लस एन, और इसका चार्ज कितना होगा, माइनस एन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो ई, दो तो 2 एन हुए तो यहाँ पर यही जो कॉन्सेप्ट है इसी को हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं। दैट मीन्स Q इज इक्वल टू एन। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो चार्ज होता है दैट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। Q क्या होता है, चार्ज क्या होता है, हमेशा E का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, और E को हम बोलते हैं बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। जैसे वहां पर पानी का जो पैकेट था वो कहती है ड्रॉप, वैसे ही चार्ज का जो पैकेट होता है, स्मॉलेस्ट चार्ज जो होता है वो क्या होता है, E, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ गुलाम, और इसे हम क्या बोल सकते हैं, बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। क्या बोल सकते हैं बच्चों, बेसिक क्वांटम। और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होती है, +-1, +-2, +-3, डैश प्लस माइनस क्यों यूज करें, क्योंकि सेम टाइम पर अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होगा तो उसी टाइम पे बी क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। अब हम क्वांटाइजेशन को पूरा समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, क्वांटाइजेशन जो वर्ड है इट रिलेट्स टू डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मींस चार्ज इज ऑलवेज ट्रांसफर्स और डिस्ट्रीब्यूट्स इन डिसकंटिन्यूअस मैनर, एंड चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E, वेयर E इज बेसिक क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आता है Q इज इक्वल टू एन, दैट इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये जो फॉर्मूला यहाँ पर है Q इज इक्वल टू एन, यहाँ पर जो n है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, लॉस्ट, मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स, फाउंड इलेक्ट्रॉन, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो यहाँ पर n होता है। और E क्या होता है, बेसिक क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ गुलाम E की वैल्यू थी। आप पहले से भी जानते हैं, इसे कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर n की वैल्यू +-, क्योंकि एक सेम टाइम पर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो सेम टाइम पे दूसरा क्या होगा बेटा, नेगेटिवली चार्ज होगा। इसके बारे में अगर इसके अलावा अगर हम डिस्कशन करना चाहें तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, क्वांटाइजेशन क्या होता है। देखिए, क्वांटाइजेशन जो है सबसे पहले सजेस्ट किया साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने, और इसको एस्टेब्लिश किया मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में। किसमें इसको किया एस्टेब्लिश, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में उसको एस्टेब्लिश किया गया। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो क्वांटाइजेशन है वो फैराडे ने सजेस्ट किया और इसको एस्टेब्लिश किसने किया, मिलिकन ने किया था उसके मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में। अब देखिए सिंपल सी बात थी क्वांटाइजेशन की। अब देखिए क्वांटाइजेशन होता ही क्यों है, क्वांटाइजेशन के पीछे लॉजिक क्या है। देखिए क्वांटाइजेशन का कोज क्या है, अगर हम ये कहें तो कोज क्या है भाई, ऑलवेज इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ऑन रबिंग। रबिंग में केवल इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर होते हैं। ऐसा होता है एक इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5 कितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, ऐसा थोड़ी होगा 1.2 पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी, नॉट पॉसिबल। तो हमेशा इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं, इसलिए क्वांटाइजेशन होता है। यानी कि अगर आपसे कोई भी ये क्वेश्चन पूछे कि क्वांटाइजेशन का कोज क्या है, रीजन क्या है, तो क्या होता है ऑलवेज इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर,
ड्यूरिंग रबिंग। तो रबिंग में हमेशा इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्वांटाइजेशन होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ओके। अब इसके बाद देखो हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन में आपको बता चुका हूँ, क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि इसको फेराडे ने सजेस्ट किया और इसको स्टेब्लिश किया मिलिकन ने, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है। और मैं आपको क्वांटाइजेशन का कोर्स भी बता चुका हूँ। क्वांटाइजेशन का कोर्स क्या होता है? ऑलवेज इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, दैट्स व्हाई क्वांटाइजेशन, इसलिए क्वांटाइजेशन होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, मैंने कहा भी आपको एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी डिस्कशन करें। इसके दो पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट में तो आपको क्वांटाइजेशन का मीनिंग पूछा है। क्वांटाइजेशन का मीनिंग जो पूछा है उसमें तो आप साफ लिख दोगे कि क्वांटाइजेशन जो है उसका मतलब क्या होता है, तो मैं आपको समझा चुका हूँ। क्वांटाइजेशन means that charge is always distributes or transfers in discontinuous manner and q is always integral multiple of e, और फॉर्मूला लिख दोगे तो इसमें क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन खत्म हो गई। लेकिन उसमें एक और बी पार्ट है, उसमें ये कहा गया है कि क्वांटाइजेशन जो है वो मैक्रोस्कोपिक चार्ज सिस्टम के केस में इग्नोर किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? सेकंड जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में आप जाएंगे एनसीईआरटी में, आप चेक कर सकते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें फर्स्ट जो पार्ट है उसका ए पार्ट, उसमें तो क्वांटाइजेशन आपसे पूछा है, और उसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आपसे ये बोला गया है कि मैक्रोस्कोपिक चार्ज सिस्टम के केस में आप क्वांटाइजेशन को क्या कर सकते हो? इग्नोर कर सकते हो, जबकि माइक्रोस्कोपिक चार्ज के केस में ये वैलिड रहता है। तो ये क्वेश्चन ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन है वहाँ पर, तो उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, मैक्रोस्कोपिक चार्ज सिस्टम मतलब लार्ज स्केल चार्जेस, और माइक्रोस्कोपिक चार्ज सिस्टम का मतलब है स्मॉल स्केल चार्जेस। अब स्मॉल स्केल चार्ज सिस्टम्स जो होते हैं वहां पर तो ये वैलिड रहता है, लेकिन लार्ज स्केल चार्ज सिस्टम यानी कि मैक्रोस्कोपिक चार्ज सिस्टम के केस में वैलिड क्यों नहीं रहता है? अगर हम बात करें मैक्रोस्कोपिक चार्ज सिस्टम्स के केस में, तो मैक्रोस्कोपिक चार्ज सिस्टम में जो क्यू है वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? लार्ज स्केल चार्ज सिस्टम। देखिए, क्वांटाइजेशन तो ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो चुका है, लेकिन एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें है क्वेश्चन नंबर 4, ये अनसोल्ड। उसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज़ क्वांटाइजेशन, और उसमें दो पार्ट है। फर्स्ट जो है वो क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन उसमें आपसे पूछी है, और सेकेंड जो है उसमें ये पूछा है कि क्वांटाइजेशन को हम मैक्रोस्कोपिक चार्ज सिस्टम के केस में इग्नोर क्यों कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का भी हमें आंसर यहीं से देना पड़ेगा। आपसे क्वांटाइजेशन फर्स्ट पार्ट में पूछा है, वो तो आपको पता है कि क्वांटाइजेशन क्या होता है। क्वांटाइजेशन में हमें ये लिखना है कि चार्ज इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट्स और ट्रांसफर्स इन डिसकंटिन्यूअस मैनर, जो हमारे समझ में आ चुका है। और साथ ये भी लिखना है कि क्यू इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, और वहाँ पर फॉर्मूला लिख देना है क्यू इज इक्वल टू एन ई, और वहाँ पर जो ई है दैट इज बेसिक क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फर्स्ट आंसर हो गया। लेकिन सेकंड जो क्वेश्चन है वो अच्छा है, इसमें बोला गया है कि वाई वी कैन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक चार्ज सिस्टम। अब देखिए, दो टाइप के चार्ज सिस्टम होते हैं। एक तो होता है माइक्रोस्कोपिक। कौन सा चार्ज सिस्टम? माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है स्मॉल स्केल चार्ज सिस्टम। एक होता है मैक्रोस्कोपिक चार्ज सिस्टम, इसका मतलब है लार्ज स्केल चार्ज सिस्टम। इसके केस में तो क्वांटाइजेशन वैलिड रहता है, लेकिन इसके केस में हम क्वांटाइजेशन क्या कर सकते हैं? इग्नोर क्यों कर सकते हैं? क्योंकि लार्ज सिस्टम ऑफ चार्ज में क्यू बहुत बड़ा होगा, किससे? ई से, और क्यू जब ई से बड़ा होगा तो इसका मतलब हम ई को क्या कर सकते हैं? इग्नोर, नेगलेक्ट कर सकते हैं। और जब हमारा क्वांटाइज नेगलेक्ट हो गया तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है। इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक चार्ज सिस्टम the charge is greater than the quanta, then we can ignore the quanta, and if we can ignore quanta then we also ignore the quantization of electric charge। बहुत सिंपल सी बात है। अब हम लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत सिंपल सी बात है। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है कि न तो चार्ज को आप क्रिएट कर सकते हो, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हो, और किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है वो क्या रहता है? कांस्टेंट। या यूनिवर्स का भी जो नेट चार्ज होता है वो क्या रहता है? कांस्टेंट। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। बहुत सिंपल सी बात है। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स द नेट चार्ज या टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ना तो चार्ज को आप क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसको केवल आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो। और पूरे यूनिवर्स का जो चार्ज होता है वो भी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। में तो बहुत सिंपल सी बात है। अब हम बात करेंगे एग्जांपल्स की, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के एग्जांपल की। जैसे फर्स्ट हम जो एग्जांपल लेंगे वो क्या लेंगे? चार्जिंग बाय रबिंग। देखिए, चार्जिंग बाय रबिंग के जितने भी पेयर्स होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे मैं एक पेड़ ले आपको यहाँ पर जो है उसकी बात करते हैं। जैसे ग्लास रोड को जब सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो
बेसिकली ग्लास रोड जब स्टार्टिंग में जब उसकी रबिंग नहीं की जाती है उस समय पे क्या होती है बेटा, वो आपकी जो है न्यूट्रल होती है और रबिंग के बाद उसमें चार्ज आता है। ऐसे सिल्क क्लॉथ भी स्टार्टिंग में क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि दोनों का अगर चार्ज की बात करें ग्लास रोड की तो स्टार्टिंग में उसका भी चार्ज कितना होता है, जीरो, और सिल्क क्लॉथ की बात करें तो उसका चार्ज भी कितना होता है, जीरो। तो दोनों का नेट चार्ज टोटल चार्ज कितना होता है, जीरो। अब हम जब उसको रब करते हैं तो बेसिकली रबिंग से क्या होता है, ग्लास रोड में से इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ में जाता है, 2 जा सकते हैं, 3 जा सकते हैं, तो जितने भी जाएंगे, जितना चार्ज ग्लास रोड पे पॉजिटिव में आएगा उतना ही सेम अमाउंट में चार्ज सिल्क क्लॉथ में आएगा। तो अभी भी दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, जीरो। यानी कि चार्जिंग बाय रबिंग में रबिंग से पहले और रबिंग के बाद दोनों केसेस में चार्ज रहता है, जीरो रहता है। यानी कि यहाँ पर ना तो चार्ज क्रिएट हुआ है, नहीं डिस्ट्रॉय हुआ है, यानी कि यहाँ पर चार्ज कंजर्वेशन क्या है, वैलिड है। यानी कि जब भी आप चार्जिंग बाय रबिंग या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है वैलिड। ये था एग्जाम्पल फर्स्ट। अब एग्जाम्पल सेकेंड की अगर हम बात करें तो आप NaCl को जानते हैं, रॉक सॉल्ट, इसका जो चार्ज होता है वो कितना होता है, जीरो। अब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो Na प्लस प्लस Cl माइनस आएगा। अभी चार्ज कितना है, इनिशियली जीरो, और रिएक्शन के बाद चार्ज कितना होगा, +1 -1 इज इक्वल टू जीरो। यानी कि ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें रिएक्शन से पहले भी चार्ज कितना है, जीरो, और रिएक्शन के बाद भी चार्ज कितना है, जीरो। यानी कि केमिकल रिएक्शन में NaCl की रिएक्शन में भी हमारा चार्ज कंजर्वेशन क्या होता है, वैलिड। अब थर्ड जो एग्जाम्पल होगा, अगर हम बात करें एग्जाम्पल थर्ड की, तो वो होता है न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो आप सब लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है 92 यूरेनियम 235। अगर इसमें न्यूट्रॉन का अगर आप बॉम्बार्डमेंट करेंगे तो न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट करने के बाद क्या होगा, ये 2 पार्ट में बेरियम और क्रिप्टॉन में स्प्लिट हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं, और साथ में रिलीज करेगा 3 न्यूट्रॉन और एनर्जी। आप देख पा रहे हैं रिएक्शन के पहले जो चार्ज है वो कितना है, 92 प्लस 0 इज इक्वल टू 92। रिएक्शन के बाद बात करें तो 56 प्लस 36 प्लस 0 इज इक्वल टू 92। यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन में भी बिफोर द रिएक्शन चार्ज इज 92, आफ्टर द रिएक्शन चार्ज इज, यहाँ पर भी चार्ज ना तो आपका क्रिएट हुआ है, नहीं डिस्ट्रॉय हुआ है। यानी कि यहाँ पर भी चार्ज कंजर्वेशन वैलिड रहता है। कहाँ चार्ज कंजर्वेशन वैलिड रहता है, चार्जिंग बाय रबिंग या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में चार्ज कंजर्वेशन वैलिड रहता है। उसके बाद न्यूक्लियर केमिकल रिएक्शन में भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है, वैलिड रहता है। इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्शन में भी चार्ज कहता है आपका कंजर्व रहता है। अब 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पर एग्जाम्पल है। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है पेयर प्रोडक्शन, इसका ये थर्ड एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल 4 की अगर हम बात करें तो ये होता है पेयर प्रोडक्शन। बहुत सिंपल सा है, कुछ भी खास बात इसमें नहीं। पेयर प्रोडक्शन की बात करें तो गामा रे जो हमारी होती है वो क्या होती है, एनर्जी, और इसका चार्ज होता है जीरो। इसको अगर हम बात करें तो ये स्प्लिट होता है, एक इलेक्ट्रॉन में मिलता है और साथ ही में मिलता है पॉजिट्रॉन। क्या मिलता है, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है बेटा, ये होता है एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है पॉजिटिव अमाउंट में उतना ही किसका होता है, पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन के बराबर ही चार्ज होता है, लेकिन इसका मास अलग होता है। मास इसका इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसको एंटी पार्टिकल बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का, जबकि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं होता है, इसलिए प्रोटॉन को हम एंटी पार्टिकल नहीं बोलते हैं। अब यहाँ पर इसका चार्ज कितना है, -e, और इसका चार्ज कितना है, +e, तो इसका चार्ज अभी क्या हो गया, जीरो। रिएक्शन से पहले चार्ज कितना था, जीरो। रिएक्शन के बाद में भी चार्ज कितना है, जीरो। अब रिएक्शन के पहले भी चार्ज जीरो था, रिएक्शन के बाद भी चार्ज जीरो है, यानी कि यहाँ चार्ज कंजर्वेशन वैलिड है। ये था पेयर प्रोडक्शन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है पेयर प्रोडक्शन को, आप इसको ध्यान रखें। एक और रिएक्शन इसकी जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें एग्जांपल 5 की, तो वो है आपका एनिलेशन। देखिए एनिलेशन में क्या होता है कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को और पॉजिट्रॉन को मिला दें तो आपको क्या मिल सकती है, गामा रे मिल सकती है। अभी भी चार्ज कितना है, -e + e इज इक्वल